सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास की ऑनलाइन क्लास में फिर आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत महाराणा प्रताप और मुगल संघर्ष का पहला चरण अपन ने पढ़ा था, जिसमें प्रताप का राज्याभिषेक, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, राजपूताना की राजनीतिक अवस्था, अकबर और प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए अभियान, हल्दीघाटी के युद्ध के कारण, हल्दीघाटी का युद्ध और हल्दीघाटी के युद्ध के परिणाम के संबंध में हमने चर्चा की थी। इसी कड़ी में महाराणा प्रताप और मुगल संघर्ष का द्वितीय चरण में आज के वीडियो में हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हल्दीघाटी में राजपूतों की पराजय के क्या कारण रहे। हल्दीघाटी के युद्ध में राजपूतों ने अप्रतिम वीरता और साहस दिखाई। इसके बावजूद मेवाड़ की सैनिक पराजय हुई। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण तो ये था कि युद्ध में मुगल सेना की संख्या मेवाड़ी सेना की अपेक्षा कहीं अधिक थी। दूसरा, मुगलों के पास तोपखाना था, जबकि मेवाड़ के पास तोपखाना नहीं था। तीसरा, राजपूतों द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण गलती थी। उन्होंने पहाड़ी दर्रा छोड़कर मैदानी भागों में युद्ध किया। मैदानी भाग में या मैदानी लड़ाई में मुगल सेना अधिक कुशल थी। राणा को तंग घाटियों में दर्रों में शत्रु का इंतजार करना था, जिसमें वह अधिक कुशल थे। राजपूतों के पास कोई सुरक्षित सेना भी नहीं थी, जिसके कारण उनकी मुख्य सेना के थकने पर वो तेज़ी से मुगल सेना पर आक्रमण नहीं कर सके, जबकि मुगलों के पास रिजर्व सेना थी। उनकी मुख्य सेना के भागने पर भी रिजर्व सेना के सेनानायक महत्तर खां ने अपनी सेना के द्वारा राजपूतों पर आक्रमण किया। और एक कारण ये भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध में जोश के अतिरेक में स्वयं युद्ध करते हुए शत्रुओं के बीच फंस गए थे, और जैसे ही उसे युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला गया, राजपूत सैनिकों का जोश ठंडा पड़ गया। एक कारण यह भी माना जाता है कि प्रताप की सेना के प्रारंभिक आक्रमण के बाद जब मुगल सेना भागने लगी तो राजपूतों ने उनका पीछा नहीं करके उन्हें पुनः संगठित हो जाने का अवसर दे दिया। इन सभी कारणों से राजपूतों को युद्ध में सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। यद्यपि मुगल भी अपने आप को विजयी नहीं मान सकते थे और एक प्रकार से अनिर्णायक ही माना जाता है ये युद्ध, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है। जो तथ्य हमारे पास है उसके आधार पर सैनिक रूप से मुगलों का पलड़ा भारी रहा और राजपूत सैनिक रूप से हल्दीघाटी के युद्ध में पराजित हुए। हल्दीघाटी के युद्ध के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम विचार करेंगे, जो सामान्यतः एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध की व्यूह रचना है वो अजमेर में अकबर के किले में स्वयं अकबर की उपस्थिति में तैयार की गई थी। इस युद्ध का जो वर्णन है हमें उदयपुर में जगन्नाथ राय का जो मंदिर है उसके ऊपर एक शिलालेख लगा है, जिन्हें जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी के युद्ध के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस युद्ध को पहली बार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी नाम दिया था। टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। थर्मोपली यूनान में पहाड़ियों के मध्य स्थित एक दर्रा है, जहां यूनान वासियों ने आक्रमणकारी फारस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। 480 ईसा पूर्व में
जब फारसी शासक जरक्शीज ने विशाल सेना के साथ यूनान को गुलाम बनाने के उद्देश्य से आक्रमण किया तो स्पार्टा के शासक लियोनिडास ने अपनी छोटी सी सेना के द्वारा फारस के समर्पण के प्रस्ताव को ठुकराकर यूनान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा और वीरगति प्राप्त की। यद्यपि इस थर्मोपली युद्ध में फारस की विजय हुई थी, मगर यूनानियों ने कुछ समय बाद ही फारसियों को यूनान छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। यूनान में भी मेवाड़ की तरह एक प्रकार से स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया था। इसलिए कर्नल टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध की तुलना थर्मोपली से की है। इस युद्ध का आंखों देखा हाल इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, जो खुद भी एक सैनिक के रूप में मुगल सेना में लड़ रहा था। उसने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारिख में इस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है। अबुल फजल ने अकबरनामा में इस युद्ध का वर्णन किया है और हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। आसफ खान ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया, जो मुगल सेना नायक था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति हकीम खां सूर था और प्रताप की ओर से पूंजा भील के नेतृत्व में भीलों के एक दल ने भी युद्ध में भाग लिया। अबुल फजल ने इस युद्ध में हाथियों की लड़ाई का विस्तार से वर्णन किया है। राणा की ओर से लूणा व रामप्रसाद हाथी तथा मुगलों की ओर से गजमुक्त, गजराज व रणमदार हाथियों ने शत्रु सैनिकों का संहार किया था। युद्ध के दौरान ही राणा का प्रसिद्ध हाथी रामप्रसाद मुगलों के हाथ पड़ गया और उसे युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया गया, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। तो अपन कहें कि सैनिकों की लड़ाई के साथ ही हाथियों की लड़ाई के लिए भी हल्दीघाटी का युद्ध प्रसिद्ध है। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप को अकेला करने के लिए और उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने जोर लगा दिया। उसने मेवाड़ के समर्थक जालोर के ताज खां और सिरोही के देवराय के विरुद्ध सेना भेजकर उन्हें मुगल अधीनता मानने के लिए विवश किया, ताकि अकबर अकेला पड़ जाए। अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं गोगुंदा पहुंचा और उसने प्रताप को घेरने के कई प्रयत्न किए, मगर उसमें उसे सफलता नहीं मिली। प्रताप पहाड़ियों में चला गया। फलस्वरूप अकबर इस क्षेत्र में अपने कुछ सैनिक छोड़कर स्वयं उदयपुर बांसवाड़ा होता हुआ मालवा की ओर चला गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगल ठिकानों के आसपास भूमि विध्वंस की नीति अपनाई। वहाँ से रसद और चारे को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, ताकि मुगल यदि दोबारा आए तो उन्हें रसद आदि नहीं मिल सके। अक्टूबर 1577 में राणा प्रताप ने मोही पर आक्रमण कर मुगल थानेदार मुजाहिद बेग को मार डाला। फलस्वरूप अकबर ने 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने अपने इस प्रथम आक्रमण में कुंभलगढ़ को घेर लिया और बार बार आक्रमण, लगभग उसने 5 बार अटैक किए और इस आक्रमणों के बाद उसे कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफलता मिल गई। राणा रात्रि के अंधकार में कुंभलगढ़ छोड़कर पुनः पहाड़ों में निकल गया। फरीद खान ने भी इस दौरान चावंड पर अधिकार कर लिया था, मगर इस दबाव के बावजूद भी शाहबाज खां और अन्य सेना नायक महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके। 1578 में दूसरी बार और नवंबर 1579 में शाहबाज खां को तीसरी बार मेवाड़ भेजा गया। उसने राणा का पीछा भी किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर शाहबाज खां भी अपने उद्देश्य में असफल रहा। मई 1580 में शाहबाज खां को पुनः मुगल दरबार में बुला लिया गया। इस प्रकार शाहबाज खां ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था। स्कूल लेक्चर के कंपटीशन एग्ज़ाम में एक बार ये सवाल पूछा गया था कि शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 3 बार इसका सही उत्तर है कि शाहबाज खां 3 बार मेवाड़ आया था।
और उसने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। कुंभलगढ़ पर प्रथम और अंतिम अधिकार था। शाहबाज खां के लौटने के पश्चात प्रताप ने पुनः मुगल ठिकानों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को भी संगठित करने का प्रयास किया। 1580 ईस्वी में जब अकबर ने अब्दुर्रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया तो उसे मेवाड़ पर अभियान करने का आदेश भी दिया गया। खान खाना ने मेवाड़ में मुगल चौकियों को सुदृढ़ करने के सिलसिले में शेरपुर में जो अपना डेरा डाला, उस समय कुंवर अमर सिंह ने अचानक खान खाना के शिविर पर आक्रमण कर वहाँ लूटपाट की और खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाकर ले गया। जब महाराणा प्रताप को इस बात का पता चला तो वह अमर सिंह से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने खान खाना के परिवार की महिलाओं को सम्मानपूर्वक मिर्ज़ा खां के पास भेजने का आदेश दिया था कि वह खान खाना के पास पहुंच सके। अमर सिंह ने इस आदेश की पालना की। खान खाना राणा की इस उदारता से बड़ा प्रसन्न हुआ। 1582 ईस्वी में विजयदशमी के आसपास प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण किया। इस थाने का संरक्षक सुल्तान खां था। अमर सिंह की वीरता से मुगल सैनिकों के पांव उखड़ गए। सुल्तान खां मारा गया और दिवेर पर राणा का अधिकार हो गया। कर्नल टोट ने इस दिवेर के युद्ध की बड़ी प्रशंसा की है और मेवाड़ के इतिहास में इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए इसको मैराथन कहा है, क्योंकि इस युद्ध के बाद मेवाड़ी सैनिकों में एक नए जोश का संचार हुआ था। उनमें स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने की एक नया साहस पैदा हुआ था। दिवेर भी मैराथन भी यूनान में स्थित है और 490 ईसा पूर्व में यूनान व फारस के मध्य मैराथन का युद्ध हुआ था, जिसमें यूनानियों ने आक्रमणकारी फारसियों को पराजित किया था। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ की ओर रुख किया तो वहाँ के जो मुगल सैनिक थे वो डर के मारे दुर्ग छोड़कर भाग गए और 1583 ईस्वी में राणा ने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ में सुरक्षा का प्रबंध करने के बाद प्रताप ने जावर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया और 56 का क्षेत्र, जहाँ बांसवाड़ा के आसपास 56 पहाड़ियाँ आसपास स्थित है, जिसे उस पर भी उसने अधिकार कर लिया। लूणा राठौड़ को चावंड से निकाल करके चावंड पर प्रताप ने अधिकार कर लिया। अकबर ने जंगनाथ कछावा को दिसंबर 1584 में मेवाड़ भेजा। उसने राणा के ठिकानों पर कई छापे मारे, मगर वह भी प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। 1585 ईस्वी में जंगनाथ कछावा भी वापस लौट गया। इस दौरान 1585 से 1598 तक अकबर उत्तर पश्चिमी सीमांत में व्यस्त रहा और लाहौर में उसका शिविर था और लाहौर को उसने अपनी राजधानी बना दिया था। 1585 से 1597 की अवधि में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अपना अधिकांश राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। उसने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और शासन प्रबंध को व्यवस्थित किया। एक दिन चावंड में ही असावधानी से एक कठोर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए राणा को घातक चोट लग गई, जिससे 19 जनवरी 1597 को उसकी मृत्यु हो गई। चावंड के पास बांडोली गांव में नाले के निकट प्रताप का दाह संस्कार किया गया, जहां उसके स्मारक के रूप में एक छोटी छतरी बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु के ऊपर दुर्सा आढ़ा ने अकबर की मनोदशा का चित्रण किया है। अस लेगो अनदाग पाग लेगो अननामी, गहलोत राणा जीत गयो दसन मूंद रसना डसी, निशास मूक भरिया नयन तो मृत सा प्रताप सी। अर्थात राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई
और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। इस प्रकार अकबर की श्रद्धांजलि के रूप में दूसरा आढ़ा ने राणा की मृत्यु की भी प्रशंसा की है। राणा प्रताप ने सुख सुविधापूर्ण जीवन को छोड़ करके स्वतंत्रता की खातिर पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया, मगर उसने अकबर की नाम मात्र की अधीनता को भी स्वीकार नहीं किया। प्रजा के सुख दुख में पूरा भागीदार था। लंबे समय तक पहाड़ों में रहकर उसने मुगल सेना का सामना किया। अकबर के बड़े से बड़े सेनानायक और इतने संसाधन होने के बावजूद सब उसे पकड़ने में असफल रहे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने प्रताप का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रताप ने लगभग 25 वर्ष तक भारतीय राजनीतिक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी अधिकांश प्रजा के मत का नेतृत्व किया। उसने अपने शौर्य, उदारता और अच्छे गुणों से जन समुदाय का सौहार्द और श्रद्धा अर्जित कर ली। उसने अपनी कर्तव्य परायणता और सफलता से अपने सैनिकों को कर्तव्यारूढ़, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयातुर बनाया। एक सेनाध्यक्ष और जननेता के रूप में वह अपने ज़माने के लिए उपयुक्त था। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव प्रताप का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि अकबर असफल रहा, प्रताप सफल हुआ। एक महान और सर्वशक्तिमान सम्राट उसका विरोधी था और उसके साम्राज्य की पूरी शक्ति उसके विरुद्ध लगी हुई थी, पर फिर भी प्रताप ने परतंत्र होना स्वीकार नहीं किया। इस पूरे युद्ध में अपने राज्य की स्वतंत्रता और वंश का सम्मान बनाए रखने की सर्वग्रासी लालसा ने ही महान राणा को जीवित रखा था। वह फुसलावे और शक्ति के आगे न झुका और न लड़खड़ाया ही। प्रताप आज भी जब स्वतंत्रता की बात आती है तो मेवाड़ भूमि की बात की जाती है, महाराणा प्रताप की बात की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।